हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसे कि हमने बात की अभी लेक्चर 9 तक बात की है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे लेके आए हैं, जो जीएनएम नर्सिंग वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो जो कंप्लीट कोर्स में सबसे पहले जीएनएम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं हम, जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर में सबसे पहले कोर्स करवा रहे हैं कौन से सब्जेक्ट का? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट यूनिट हमने करवा दी है। सेकेंड यूनिट का जो लास्ट लेक्चर बाकी है, ठीक है। सेकेंड यूनिट थी असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंप्लीट इसका सिलेबस करवाने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो इस वजह से आप जो भी बच्चे हैं जो नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, तो सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इसमें देखने को मिलेगा, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो सिलेबस सेम सिलेबस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सेम उससे रिलेटेड सारे हैं। इसमें आपको थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और कंप्लीट रूप से एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर 10 की, ठीक है। तो देखो इसमें अब लेक्चर 10 में लास्ट है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट यूनिट थी, उसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखो, लास्ट है ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, कलेक्ट करना है, किसको? स्पेसिमेन को। अब स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन होता है सैंपल। जो भी हॉस्पिटल में सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन का सैंपल हो गया, वोमिट का सैंपल हो गया, स्टूल का सैंपल हो गया, तो सारे स्पेसिमेन में आते हैं, ठीक है। तो उन सभी सैंपल को कैसे लिया जाता है, कौन से सैंपल को कब लिया जाता है, तो उसके बारे में पूरा इसमें डिफाइन करके पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसमें देखो, किसी पदार्थ की, जैसे कौन सा पदार्थ? यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, वोमिट हो गया, स्पुटम हो गया, ठीक है। इन सभी की बहुत कम मात्रा जो इस पदार्थ के गुण और प्रकृति के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यूरिन की कम मात्रा ली, स्टूल की कम मात्रा ली, वोमिटिंग की कम मात्रा ली, स्पुटम की कम मात्रा ली। इन सभी की कम मात्रा में, अल्प मात्रा में लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि उसकी गुणवत्ता देख सके, उसकी नेचर देख सके उस सैंपल का, जिससे उसका नेचर देखने के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी उस पेशेंट की। उस पेशेंट के यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, स्टूल में कोई प्रॉब्लम है, वोमिट्स में कोई प्रॉब्लम है, या स्पुटम में कोई प्रॉब्लम है। तो इनमें सभी में देखने की वजह से पता चलता है कि आपको, जैसे स्पुटम है, स्पुटम से आपको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होंगी, पता चल जाएगा रेस्पिरेशन कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस कौन सा, किसकी वजह से उसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है। तो सारे जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो आपकी बॉडी की डिजीज को बताने का काम करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सारे सैंपल लिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट है, जो भी ये सैंपल ले रहे हैं, कौन कौन से सैंपल है? यूरिन, स्टूल और वोमिट्स और स्पुटम। इन सभी सैंपल को क्या करते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट द्वारा इनको डिटेक्ट किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट तक पहुंचाने के लिए इसको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये तीनों चीजों से इसको गुजरना पड़ता है, किसको? स्पुटम में, इसको स्पेसिमेन को, या सैंपल को। जब किसी का सैंपल लेते हैं तो हमें उस सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, स्टोर करना होता है और कलेक्ट करना होता है। पहले कलेक्ट किया आपने, तो इसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर। लैब में जाने के बाद उसका होता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है उसका, ठीक है। वो टेस्ट होने के बाद उसकी फिर रिपोर्ट्स आती है कि उसके यूरिन में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या निकली है, स्टूल में क्या क्या चीज निकली है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या इन्फेक्शन देखने को मिला है, स्पुटम में कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो वो कब पता चलेगा? जब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट उसका हो जाएगा सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे हेडिंग, जैसे नोट्स बनाओगे, ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट आता है फिर पर्पज। क्या उद्देश्य है इसका? स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन क्यों ले रहे हो, सैंपल क्यों लेते हो आप, किस लिए लेते हैं? देखो, पेशेंट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करने के। अब क्यों कर रहे हो आप सारे सैंपल, क्यों ले रहे हो? यूरिन का, स्टूल का सैंपल क्यों ले रहे हैं? पहले तो उसका देखेंगे किस चीज में प्रॉब्लम है। अगर रेस्पिरेशन में दिक्कत है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो किसका सैंपल लेंगे? स्पुटम का सैंपल लेंगे। अब ये स्पुटम का सैंपल ले रहा है, क्यों ले रहा है? ताकि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस देखने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब होता है उसको एक्चुअल बीमारी क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम आपके पास पता हो और आप इजीली उसको क्या दे दो? अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। अब माना कि आपका किसी का रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम थी, तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम में आपने लिया स्पुटम। अब स्पुटम लिया, स्पुटम लेने के बाद उस स्पुटम में देखते हो आप कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरस है, तो दोनों की मेडिसिन अलग अलग चलेगी। कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की मेडिसिन अलग चलेंगी। तो जब ट्रीटमेंट दोगे तो उसमें आसानी हो जाएगी उसको, ठीक है।
डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में दोनों में आसानी होती है स्पेसिमेन लेने से। नेक्स्ट आता है पेशेंट को किसी प्रकार का विशेष ट्रीटमेंट देने के लिए। ये पहला हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। विशेष ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे, विशेष ट्रीटमेंट कैसे दोगे, जब आप कंफर्मेटिव पता लगा लोगे कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सी उसको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक और एंटी जो भी मेडिसिन होती है, कंप्लीट वो मेडिसिन चलती है, उसको कंफर्म पता होने के बाद तो एक्यूरेट इलाज, एक स्पेशल इलाज चलाने के लिए भी आप सैंपल लेना पड़ता है, स्पेसिमेन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन एंड डिजीज कंडीशन में डिफरेंस करने के लिए उस इसका सैंपल लेने के बाद पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल वैल्यू आ रही है सारी तो आप नॉर्मल हो, अगर आप नॉर्मल वैल्यू आ रही है तो आप क्या हो, आप नॉर्मल हो। तो दोनों में पता चल जाएगा पेशेंट अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, अब इसके सिद्धांत पढ़ेंगे किसके, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के सिद्धांत क्या, किन किन सिद्धांतों पे डिपेंड है। जब कोई किसी का सैंपल लोगे आप तो सैंपल लेने से पहले आपको किस किन सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सारे इसमें है। तो आप ऐसे हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल ऑफ, तो उसमें सभी में लिखोगे नोट्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहला क्या पढ़ते हैं, सैंपल सेलेक्ट करने से पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जिसका भी आप सैंपल ले रहे हो किसी पर्सन का, तो उससे पहले उसको एंटीबायोटिक नहीं चलनी चाहिए, उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक दोगे तो जो इन्फेक्शन डिटेक्ट होगा उसके सैंपल में वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से उसको एंटीबायोटिक चला रखी है। एंटीबायोटिक क्या काम करती है, इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। ठीक है, पहला सिद्धांत पता चल गया। दूसरा है सैंपल कलेक्ट करने से पहले राइट एनाटोमिकल साइट सेलेक्ट करनी है। जब भी आप सैंपल लो, सैंपल पहला देख लो कि आपको कहाँ से सैंपल लेना है। स्पुटम का लेना है तो ओरल कैविटी से लोगे, ठीक है, और बाकी वोमिटिंग का लेना है वो भी ओरल कैविटी से लोगे। यूरिन का लेना है तो यूरिन का कहाँ से लोगे, यूरिथ्रा से लोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको साइट का पता होना चाहिए। एनाटोमी का मतलब होता है आपकी स्ट्रक्चर, जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसका पता आपको होना चाहिए, किस जगह से लोगे आप, किस स्ट्रक्चर से लोगे। यूरिथ्रा से क्या, कौन सा सैंपल लेते हैं हम, यूरिथ्रा से सर लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब कलेक्ट करोगे आप साइट, आपको पता ही नहीं है कि स्पुटम कहाँ से आता है, किस साइड से आता है, तो आप कैसे सैंपल ले पाओगे। ठीक है, तीसरा है सैंपल कलेक्ट करने से पहले राइट एनाटोमिकल साइट सेलेक्ट करना यूज करें। ठीक है, ये सेम सेम लिखी हुई यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, सैंपल कलेक्ट करने से पहले एनवायरमेंट एंड रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब भी आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो सैंपल कलेक्ट करने से पहले आप देखोगे वहां का रूम का टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ज्यादा रूम टेम्परेचर होगा तो सैंपल सही एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ के जो बैक्टीरिया वायरस वो डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ का रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए जब आप सैंपल ले रहे हो उस समय। नेक्स्ट आता है जहां तक संभव हो सैंपल हमेशा मॉर्निंग टाइम में लेना चाहिए, सैंपल रीडिंग सही आती है। जब तक जहां तक संभव हो तो जो सैंपल आप ले रहे हो सैंपल कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में लेना चाहिए आपको, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो ज्यादातर बेटर आपको अच्छा रिजल्ट देगा तो अर्ली मॉर्निंग लोगे, बाकी समय के बजाय लोगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है उचित मात्रा में सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी मात्रा में आपको सैंपल कलेक्ट करना है। जो मात्रा अभी आगे पढ़ेंगे, यूरिन की कितनी होती है, स्पुटम की कितनी होती है, सारी। नेक्स्ट होता है स्पेसिमेन कलेक्ट कंटेनर पर एनाटॉमिकल साइट एंड पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेबल लगा दे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक स्पेसिमेन कंटेनर आता है देखो ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर वो जो भी सैंपल आपने लिया, जो स्पेसिमेन लिया है वो इस कंटेनर में डालते हैं। इस कंटेनर में डालने के बाद यहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, एक टैग लगा देते हैं उस पर। इस टैग पे एनाटॉमिकल साइट लगाता है कि कौन से रूट से लिया है। ठीक है, और लेबल लगा देते हैं, इंफॉर्मेशन लेबल लगा दे इस पेशेंट का ये सैंपल है, पेशेंट नेम और साइट दोनों चीजें इस पे लगा के और इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं किसमें, लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत आपको लिखने लाइन वाइज टू लाइन ऐसे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब इसमें देखो ये आपको नेक्स्ट नीचे लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग आ गई टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। अब टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन पहले लिखोगे, टाइप ऑफ स्पेसिमेन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है यूरिन, तो पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे स्टूल। ठीक है, ऐसे लिखते जाओगे, अभी नोट्सों में लिखोगे तब। तीसरा होता है स्पुटम, चौथा होता है वॉमिट्स। ऐसे चारों लिखने के बाद फिर डालोगे पहला यूरिन, यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल को अंडरलाइन करके यहाँ पे और स्टार्ट कर दोगे पहला पॉइंट। ठीक है,
ऐसे आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं आपके। अब देखो, सबसे पहला पढ़ेंगे हम यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल क्या होता है? इसमें यूरिन का एनालिसिस किया जाता है और इसमें यूरिन की अल्प मात्रा ली जाती है। क्या ली जाती है? यूरिन सैंपल में क्या करते हैं, यूरिन का एनालिसिस करते हैं और यूरिन का एनालिसिस करके उस यूरिन की कम, यानी जो भी सैंपल ले रहे हैं सबकी अल्प मात्रा ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा ले रहे हैं, एवं एक छोटे से क्लीन कंटेनर में यूरिन का फिजिकली एंड केमिकली रूप से माइक्रोस्कोप द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, यूरिन यूरिन आपने कलेक्ट किया किसमें, एक कंटेनर था, कंटेनर में आपने क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाता है, फिजिकली और केमिकली रूप से उसमें अभिक्रिया करवाई जाती है, किसमें, लेबोरेटरी में, और उसको माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखा जाता है, माइक्रोस्कोप का एग्जामिनेशन भी किया जाता है, तो लास्ट में उसका रिजल्ट निकलता है पूरा लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें सर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये पहली लाइन होगी, फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है। सर कितना अमाउंट होना चाहिए, यूरिन सैंपल जब ले रहे हो आप तो कितना अमाउंट होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए 100 से 120 ml। कितना होना चाहिए? 100 से 120 ml यूरिन आपको लेना है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव एजेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको। प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या मिलाता है यूरिन के अंदर? जब यूरिन कलेक्ट कर लिया ताकि वो प्रिजर्व रह सके, यानी कि उसके अंदर एक्सेसिव बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है, जैसा निकला है वैसा का वैसा वो यूरिन रहे, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव मिलाता है। तो दो प्रिजर्वेटिव मिला सकते हो आप, बोरिक एसिड आता है, दूसरा होता है एसिडिक एसिड। कितना मिला सकते हो? 1.3% और 1.2%। अब इस सैंपल देखो, कंटेनर लिया है, ठीक है, इसमें ले लिया 120 या 100 से 120 ml, तो इसमें मिला दिया आपने प्रिजर्वेटिव एजेंट। ठीक है, और एक डब्बा आता है, कंटेनर बोलते हैं इसको, तो इसको भिजवा दिया था आपने, कलेक्ट कर लिया, स्टोर किया और आपको क्या कर दिया आपने, ट्रांसपोर्ट कर दिया इनको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यूरिन कलेक्शन मेथड। ठीक है, अब यूरिन कलेक्ट करने के मेथड है, यूरिन की बातें चल रही सारी। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद यूरिन कलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहला मेथड तो होता है ये, देखो यूरिन सैंपल को 5 मेथड के द्वारा कलेक्ट करते हैं। कितने मेथड होता है सर? 5 मेथड के द्वारा यूरिन सैंपल आप ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो उस पर्सन का। जिसमें सबसे पहले आता है रैंडम सैंपल कलेक्शन। कौन सा आता है? रैंडम सैंपल कलेक्शन। रैंडम का मतलब होता है कभी भी ले सकते हो आप। देखो इसमें सबसे सुविधाजनक मेथड होता है, तो इसके द्वारा दिन में किसी भी टाइम यूरिन सैंपल ले सकते हो। रैंडम सैंपल क्या होता है सर? ये बिल्कुल सुविधाजनक होता है, इसको कभी भी ले सकते हो, सुबह शाम दिन दोपहर में कभी भी ले सकते हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। नेक्स्ट है, इस मेथड में यूरिन सैंपल लेते समय किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग लो, स्टार्टिंग का यूरिन लो, ये कोई चीजें इसमें नहीं है, इसमें कभी भी लो, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, यह मेथड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। किसके द्वारा एग्जामिनेशन करते हैं इसको, रैंडमली को? माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दूसरा मेथड। पहला मेथड लिख दोगे, फिर नीचे आपके नोट्स बनाओगे तो दूसरा मेथड डाल के लिख देना आप, है ना। दूसरा मेथड होता है टाइम सैंपल कलेक्शन। कौन सा? टाइम सैंपल कलेक्शन या 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, 24 आवर्स टाइम पे सैंपल होता है, 12 आवर्स का यूरिन आपको कलेक्ट करता है, 24 आवर्स का। देखो इसमें, इस मेथड में यूरिन सैंपल को पर्टिकुलर टाइम में कलेक्ट किया जाता है और पेशेंट का 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट किया जाता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का सर यूरिन कलेक्ट करते हैं। और इसमें यूरिन को स्टोर करने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर को यूरिन को रखा जाता है ताकि वो यूरिन खराब ना हो। तो 24 घंटे का जो भी जितना यूरिन पास आउट किया पेशेंट ने वो कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, टाइम सैंपलिंग कलेक्शन के अंदर। अब देखो इंडिकेशन में, देखो किस किस में आप 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हो, तो ये हेडिंग लगा के सेम रेगुलर लिखोगे इंडिकेशन। इंडिकेशन में देखो क्या लिखोगे, रीनल फेलियर हो, किडनी किडनी चेक करने के लिए। ठीक है, अगर किसी की किडनी फेल हो गई, किडनी होती है जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, जिससे ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें निकलती है, जिससे आपका यूरिन बनता है। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सारा बॉडी से बाहर निकाल देती है किडनी। तो क्या, अगर रीनल फेलियर का मतलब है जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आप पूरा यूरिन कलेक्ट करते हो, उसमें देखते हो कि पूरे दिन में इस पर्सन ने कितना यूरिन पास आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए। ये कब लेते हैं, कलेक्ट कब करते हैं? जब आप उस पर पेशेंट का पूरे दिन का यूरिन आपको चेक करना हो, तो पूरे दिन में 500 ml यूरिन पास आउट करता है, 1000 ml करता है, या 100 ml कर रहा है, 200 ml कर रहा है, तो वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे। नेक्स्ट है
यूरिन में प्रोटीन लेवल को चेक करने के लिए 24 आवर का यूरिन क्यों रखते हैं? ताकि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को देखा जा सके कि तो यूरिन में प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि क्रिएटिनिन प्रोटीन होती है वो निकलती है इसमें। अगर किडनी आप खराब होगी, नेफ्रॉन आपकी खराब होगी, तो यूरिन में लग सकता है आपको प्रोटीन ज्यादा मिले उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है किडनी के वेस्ट वेस्ट प्रॉपर टोटल मात्रा को चेक करने के लिए। ठीक है, किडनी के वेस्ट को, ठीक है, किडनी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनिन, इन सभी की टोटल मात्रा को चेक करने के लिए भी किसका काम में इस्तेमाल किया जाता है? टाइम सैंपलिंग मेथड का। 24 आवर्स तक यूरिन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है तीसरा, कैथेटर मेथड। ठीक है, कैथेटर, कोई पर्सन है जिसको कैथेटर लग रहा है। कैथेटर क्या होता है सर? कैथेटर वो होता है जिसमें कोई पर्सन है जो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो उसमें क्या करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो यूरिथ्रा में डाली जाती है जिससे कि यूरिन पास आउट होता है। तो कैथेटर पूरा प्रोसीजर है अपना। नेक्स्ट यूनिट आएगी जिसके अंदर हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे कि कैथेटर कैसे लगाया जाता है, एनीमा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो कैथेटर मेथड के द्वारा यूरिन सैंपल लेना। किसी के अंदर कैथेटर लग रहा है पहले से, कैथेटर होता है यूरिन पास आउट करने की एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसमें यूरिथ्रा में लगाया जाता है, मेल और फीमेल हो, जिसके यूरिथ्रा में लगाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो यूरिन है वो पास आउट होता रहता है उस पाइप के द्वारा। देखो नेक्स्ट, कैथेटर मेथड। कैथेटर मेथड क्या होता है? एक तो होता है कॉन्डोम कैथेटर, दूसरा होता है फोलिस कैथेटर। ठीक है, कॉन्डोम कैथेटर देखो यह छोटे बच्चों में यूरिन सैंपल लेने के काम में आता है, और यह कंडोम कैथेटर के द्वारा यूरिन सैंपल लिया जाता है। देखो कंडोम कैथेटर कैसे होता है, ठीक है, ऐसे कोई कंडोम कैथेटर होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो इस पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप होता है, आगे की तरफ ये पाइप होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, कॉन्डोम कैथेटर लगा रहता है, तो उस कॉन्डोम कैथेटर से क्या ले लेते हैं, वो सैंपल ले लेते हैं, या बाहर से ऐसे सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पुलिस कैथेटर। देखो पुलिस कैथेटर कैसा होता है, ये ऐसा पुलिस कैथेटर होता है। ठीक है, पुलिस कैथेटर का जो आगे का ये है, ये यूरिथ्रा में डलता है, ये बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, इसमें देखो पुलिस कैथेटर, इसमें पुलिस कैथेटर के द्वारा यूरिन सैंपल लिया जाता है। पुलिस कैथेटर के द्वारा यूरिन लेने से पहले कलेक्टिंग साइट को बीटाडीन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद मिडिल मिडिल इंसर्ट, निडिल, निडिल है, मिडिल नहीं है, ठीक है, NWDL काट लेना। निडिल इंसर्ट करके यूरिन कलेक्ट कर लिया जाता है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, जो एक रबड़ की ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये लगी हुई है इसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। देखो ये बना देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, अब रीनल सिस्टम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, उसमें सीखेंगे कि दो किडनियां होती है, दोनों अपने फ्लैंक एरिया पे यहाँ पे है ना, और यहाँ पे किडनी से कनेक्ट होता है ये यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लेडर, जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। किडनी यूरिन बनाती है और यूरेटर लेके आता है किसमें, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। और ये जो पाइप बनाया है इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, इनको बोलते हैं यूरेटर। वो जो पाइप है किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में डाल रहा है, यहाँ स्टोर रहता है कौन, यूरिन। ठीक है, अब बहुत सारी दिक्कत आ सकती है किसी के, या वाल क्लोज हो रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं आ रहा हो, तो ऐसे पर्सन में कैथेटर लगाया जाता है। कैथेटर लगाया, किसी की सर्जरी हो क्या, ये होगी, ठीक है, तो बार बार ना उठे हो, इसलिए उसको कैथेटर लगाया जाता है। अभी कैथेटर क्या होती है कि ऐसा ट्यूब लाइक स्टेरिस, कैथेटर को इस यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और ब्लेडर में पहुंचा देते हैं उसको। ठीक है, तो इसकी आगे का जो नोक है वो कनेक्ट होती है यूरो बैग से, इसे रहती है यूरो बैग से, ये सारा यूरिन आपके इसमें कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे विक्रिया चलती रहती है कैथेटराइजेशन की। अब कैथेटर पढ़ेंगे आगे। तो इस अगर किसी को कैथेटर लग रहा है तो उसमें यूरिन कैसे लोगे आप, ठीक है, उसमें यूरिन ऐसे लेंगे, जो एक कैथेटर लग रहा है उसके अंदर, तो इस ट्यूब पे क्या करेंगे, पहले तो बीटाडीन से साफ करेंगे, साफ करने के बाद एक नीडल लेंगे, नीडल इसमें प्रिक करेंगे, प्रिक करके उसको खींचेंगे, खींचने से यूरिन का सैंपल पूरा भर जाएगा, उस निडल और सिरिंज के अंदर ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, फिर वो सैंपल ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, अब देखो यह मेथड है कौन सा, कैथेटराइजेशन। यह मेथड अनकॉन्शियस पेशेंट, स्पाइनल इंजरी, फीमेल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो,
उसमें लिया जाता है। ऐसे पर्सन है जो क्या है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आदमी कैसे यूरिन करेगा, तो उसमें कैथेटरी इंसर्ट करते हैं। ठीक है। स्पाइनल इंजरी का मतलब स्पाइनल कोड में लगी हुई है, तो ब्लेडर पे कंट्रोल नहीं होता उन पे, तो यूरिन पास आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसको कैथेटर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कोई फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कैथेटर इंसर्ट करके सैंपल लिया जाए। ठीक है। ये जो यूरिन पास आउट करेगी उस समय क्या होता है, उस यूरिन के अंदर ब्लीडिंग भी आ जाए, इसलिए कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यूरिन कलेक्शन मेथड का फोर्थ नंबर है मिड स्ट्रीम मेथड। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। देखो, यह मोस्ट कॉमन मेथड होता है और यह यूरिन कल्चर के लिए उपयोगी होता है और ट्रस्टफुल मेथड होता है। इस पे आप विश्वास कर सकते हो, किस पे, मिड स्ट्रीम मेथड पे। इसमें क्या होता है, जो भी आप यूरिन लोगे इस प्रोसेसर से, इस मेथड से, तो आपकी जो रिपोर्ट आएगी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल सही आएगी, यानी आप इस पे विश्वास कर सकते हो। सबसे मोस्ट कॉमन होता है। क्यों होता है, देखो इसमें कोई स्पेशल चीज क्या है। देखो, ये मेथड सबसे पहली बात तो ईयरली मॉर्निंग किया जाता है। सुबह ईयरली मॉर्निंग जब उठोगे तो ईयरली मॉर्निंग सबसे पहले ये यूरिन आपको कलेक्ट करना होता है। इसमें शर्त है कि करना ही होगा, यूरिन कलेक्ट किया जाता है। दूसरी शर्त क्या है, यूरिन कलेक्ट करने से पहले यूरिथ्रा को क्लीन किया जाता है। ठीक है, यूरिथ्रा को पहले क्लीन करो यूरिन पास आउट करने से पहले। नेक्स्ट है, यूरिन सैंपल को स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। स्टेराइल कंटेनर होगा, साफ सुथरा कंटेनर होगा, डब्बा होगा, उस डब्बे में आपको यूरिन पास आउट करना है। अब जब यूरिन पास आउट कर रहे हो उस समय क्या करना है, देखो, यूरिन सैंपल लेते समय फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड करना है आपको। जब यूरिन पास आउट कर रहे हो तो स्टार्टिंग का जो यूरिन होगा उसको क्या करना है, आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग की बूंदे होंगी जो जिसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद जो बीच का यूरिन होगा, मिड स्ट्रीम यूरिन, बीच का जो यूरिन होगा उसको कलेक्ट करना है। यानी इससे क्या मतलब है कि आप जो सैंपल लिया, आपने कंटेनर, स्वस्थ कंटेनर लिया और ईयरली मॉर्निंग लिया, स्टार्टिंग का यूरिन आपको बाहर की तरफ पास आउट करना है। उसके बाद फिर आपको जो कंटेनर दिया है उस कंटेनर में यूरिन भरना है, कितना, 100 से 120 ml। उसके बाद जो बाकी यूरिन है वो आप फ्लैश आउट कर सकते हो, पास आउट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको बीच का यूरिन लेना है, किसके अंदर, मिड स्ट्रीम मेथड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर का मेथड, सुप्रा प्यूबिक मेथड। अब सुप्रा प्यूबिक मेथड देखो क्या होता है, इस मेथड में यूरिन सैंपल डायरेक्ट यूरिनरी ब्लेडर से कलेक्ट किया जाता है। आप देखो इसमें क्या है, सुप्रा प्यूबिक मेथड में क्या हो रहा है, इस मेथड में यूरिन सैंपल डायरेक्ट किससे कलेक्ट कर रहे हो, यूरिनरी ब्लेडर से कलेक्ट कर रहे हो। यह मेथड तब किया जाता है जब यूरिथ्रा में कोई रुकावट हो। अभी ऊपर डायग्राम में पीछे समझाया था तुम्हें, जब यूरिथ्रा में प्रॉब्लम हो। अब ये देखो, ये यूरिथ्रा है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है पूरा ये, और ये जो पार्ट है ये होता है ब्लड। ठीक है, ये जो आगे का पार्ट है ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है, ये तुम्हारा ये जो दिख रहा है ये यूरिथ्रा है, जिसको पीनियल यूरिथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीनियल यूरिथ्रा, पेनिस। ठीक है, तो इसका जो माध्य वाला पार्ट है पूरा यूरिथ्रा है। ठीक है, ये यूरिथ्रा जा रहा है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रहा है। और जो पीछे जाओगे तो ये मिलेंगे आपको, तो यूरेटर मिलेंगी, तो यहाँ पे मिलेंगी आपको किडनियाँ, 2 किडनियाँ मिलेंगी। तो यूरिन बना के किसमें डाल दी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल दी। अब आप क्या कर रहे हो, सुप्राप्यूबिक मेथड में आपने एक सिरिंज ली, सिरिंज को क्या किया, यहाँ एब्डोमिनल कैविटी को जो सुप्राप्यूबिक एरिया है उस एरिया को क्या किया आपने, क्लीन किया, यहाँ से क्लीन किया, बीटाडीन से स्टेरिलाइजेशन किया अच्छे से। उसके बाद सिरिंज को इंसर्ट किया, कहाँ पे भेजा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजा आपने, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजा और वहां से आपने डायरेक्ट क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, इसमें ना ही यूरिथ्रा का इस्तेमाल किया आपने, ना ही कैथेटर का इस्तेमाल किया, तो उसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक मेथड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूल। अब देखो, पहला हो गया, दूसरा है अब स्टूल के बारे में। किसके बारे में, स्टूल के बारे में। हेडिंग लिखो स्टूल के बारे में। अब इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन डालोगे, इंट्रोडक्शन डाल के ऐसे कैसे सारे पॉइंट लिखोगे एक एक करके, पॉइंट बना बना के लिखने। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द्वारा स्टूल में ओवा एंड ओल्ड पैरासाइट की पहचान की जाती है, मोस्टली ब्लड एग्जामिनेशन के लिए कलेक्ट किया जाता है। देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। पेशेंट या किसी भी पर्सन द्वारा स्टूल की एक अल्प मात्रा को एक क्लीन कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और इसे चेक करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। नॉर्मल सी बात है। देखो, इंट्रोडक्शन में लिख देना, पहली लाइन ये लिख देना, दूसरी लाइन ये लिख देना, तीसरी लाइन ये लिख देना, चौथी लाइन ये लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे, पेशेंट या किसी पर्सन द्वारा स्टूल की अल्प मात्रा लेनी है, उस अल्प मात्रा को एक क्लीन कंटेनर में क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है और उसको कहाँ भेजना है, लेबोरेटरी में भेजना है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टूल सैंपल बोलते हैं। अब देखो, स्टूल सैंपल क्यों लेते हैं, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं। क्यों लेते हैं, स्टूल में क्या देखने के लिए, ओवा,
ओवा का मतलब हो गया जो भी पैरासाइट्स है, ठीक है, जो पेट में ओवा यानी कि कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े जो भी ओवुलेशन कर रहा है वहां पे, ठीक है, ओवुलेशन यानी कि वहां पे अंडे रिलीज कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो ओवा फॉर्म हो चुका है या ओल्ड पैरासाइट, पुराने पैरासाइट वहां पे जमा है, तो सारे किस में आएंगे, स्टूल में निकल के आएंगे, तो वो देखने के लिए। और मोस्टली स्टूल में ब्लड तो नहीं है प्रेजेंट, स्टूल के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है, वो देखते हैं, ब्लड देखते हैं, ओवा देखते हैं, ओल्ड पैरासाइट देखते हैं इसमें स्टूल के अंदर। नेक्स्ट आता है सर अमाउंट कितना लेंगे, स्टूल का अमाउंट लेंगे 50 ml या 50 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज, कितना टेम्परेचर पे रखना है सर, 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको रखना है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल स्टूल कलर कैसा होता है, नॉर्मल स्टूल कलर होता है डार्क ब्राउन, ठीक है, तो बिलीरुबिन की वजह से होता है कलर, बिलीरुबिन आता है जो पिगमेंटेशन आता है उसकी वजह से भी क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सारा तुम्हें इंट्रोडक्शन में लिखना है अलग अलग लाइन में। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर, स्टूल सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, हेडिंग डालनी है आपको, प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या लिख रहा है देखो, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ऑल इक्विपमेंट रेडी रखने चाहिए। क्या क्या इक्विपमेंट रेडी करना है जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करो, किसी को स्टूल सैंपल ले रहे हो किसी का, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सभी इक्विपमेंट रेडी करो। कौन कौन से इक्विपमेंट, क्लीन बेड पान, ग्लव्स, टिश्यू पेपर और टॉवल, ये सारे आपके पास होने चाहिए। अब क्या होते हैं, क्लीन बेड पान होता है, एक बेड पान होता है जिसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को स्टूल या यूरिन पास आउट करवाया जाता है, एक डब्बा होता है, उसको बेड पान बोलते हैं। ग्लव्स जानते हो, हाथ में पहनने के, टिश्यू पेपर जानते हो। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल मॉर्निंग में कलेक्ट करना होता है, कब करना होता है सर, मॉर्निंग के समय आपको स्टूल सैंपल लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल कलेक्ट करने से पहले एंटीबायोटिक थेरेपी यूज नहीं करनी, जैसे पीछे सिद्धांतों में लिखा था अपन ने, जो भी सैंपल लो उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी यूज नहीं करनी, क्योंकि एंटीबायोटिक जब थेरेपी यूज करोगे तो उस पेशेंट में ओवा या ओल्ड पैरासाइट आपको डेड मिलेंगे, ज्यादा इन्फेक्शन की मात्रा नहीं मिलेगी, लेकिन नेचुरल जो इन्फेक्शन हो रहा है वो दिखने को नहीं मिलेगा आपको, तो एंटीबायोटिक थेरेपी उसमें नहीं देनी चाहिए आपको। सैंपल कलेक्ट करने से 3 से 5 दिन पहले आयरन थेरेपी को बंद कर देना चाहिए। अब ये क्या होती है देखो, जब भी स्टूल सैंपल लोगे तो आयरन थेरेपी जब किसी को चल रही है, आयरन थेरेपी कब देते हैं, जब किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आयरन थेरेपी चढ़ाई जाती है। तब आयरन थेरेपी किसी को चढ़ाई जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो यूरिन का जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो स्टूल का चेंज कलर होने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आयरन थेरेपी दे रहे हो, स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, आयरन की वजह से हो रहा है, लेकिन आपको डिजीज, एक्चुअल डिजीज का पता नहीं कर पाओगे आप, ये आयरन दे रहे हो इसलिए स्टूल का कलर क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है सैंपल कंटेनर बिल्कुल क्लीन और स्टेराइल होना चाहिए, जो सैंपल कंटेनर ले रहे हो वो पहले से क्या होना चाहिए, बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल लेते समय पेशेंट को बता देना चाहिए कि स्टूल फोर्सफुली, जब भी आप सैंपल लो तो उसको बोलोगे कि आप जो भी स्टूल पास आउट करोगे तो फोर्सफुली आप क्या करोगे, पास आउट करोगे स्टूल को, ताकि जो ओवा है, जो ओल्ड पैरासाइट है वो क्या आ सके, अच्छे से डिटेक्ट हो सके, तो आपको फोर्सफुली स्टूल क्या करना है, पास आउट करना है सैंपल के लिए। नेक्स्ट देखो डायग्नोस्टिक अबनॉर्मल स्टूल, देखो नेक्स्ट आता है हेडिंग बनाना आपको, अबनॉर्मल स्टूल, यहाँ पे हेडिंग लिखना है अबनॉर्मल स्टूल। तो अबनॉर्मल स्टूल कौन कौन से होते हैं, जब आप डिटेक्ट करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे स्टूल की कंडीशन, कि कैसा कैसा स्टूल क्या होता है। देखो सबसे पहला स्टूल क्या है, स्टेटोरिया, ये याद कर लेना सारे, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्टेटोरिया क्या होता है, स्टेटोरिया क्या होता है, इस कंडीशन में स्टूल के अंदर क्या आता है, फैट ज्यादा आता है। जब उसको एग्जामिनेशन करोगे ना तो फैट की मात्रा, यानी कि जो फैट तो जानते हो सारे, तो फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो खाने में अगर ज्यादा फैट खा रहे हो आपने, ऑयली चीज ज्यादा खा लिया आपने, जैसे घी हो गया, ठीक है, रिफाइंड चीजें होगी, ऑयल हो गया, तेल हो गया, तो इन सभी का ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको स्टूल में क्या आ सकता है, फैट की मात्रा ज्यादा आ सकती है, ठीक है। और फैट होता है जिसका, फैट का डाइजेशन कौन करता है, बाइल करता है, ठीक है, बाइल नाम का एक वो होता है प्रोडक्ट जो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो आप ज्यादा फैट खाओगे तो आपका स्टूल के साथ फैट की मात्रा आएगी, जिसको बोलते हैं स्टेटोरिया, ठीक है, फैट ज्यादा आ रहा है तो स्टूल में उसको क्या बोलेंगे, स्टेटोरिया बोलेंगे। मैकोनियम, मैकोनियम क्या होता है, स्टूल कैसा आना, ग्रीन कलर में आ रहा है, कैसे कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैकोनियम। मैकोनियम क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बच्चा जब पैदा होता है, न्यूबॉर्न, ठीक है, अभी जन्म
लिया है वो बच्चा सबसे पहला स्टूल पास आउट करेगा तो उसको भी क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलेरा डिजीज। किसी को कोलेरा डिजीज होगी तो उसमें कोलेरा डिजीज हो जाएगी किसको, तो राइज वाटर स्टूल आता है। कैसा आता है, राइज वाटर स्टूल। तो राइज होता है, राइस को जब बॉईल करोगे तो उसका जो पानी निकलेगा ना उस पानी को बोलते हैं राइज वाटर स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइफाइड फीवर। अब टाइफाइड फीवर क्या होता है, तो किसी के अंदर टाइफाइड फीवर हो आ जाएगा तो उसके अंदर कैसा स्टूल आएगा, उसके अंदर स्टूल आएगा पी सूप। ठीक है, पी का मतलब होता है मटर। ठीक है, मटर को जैसे ग्राइंड करके उसका सूप बनाओगे तो वैसे कलर का आपको क्या मिलेगा, पी सूप पासा क्या मिलेगा, स्टूल देखने को मिलेगा किसके अंदर, टाइफाइड फीवर के अंदर। नेक्स्ट आता है डिसेंट्री। डिसेंट्री में देखो इसमें स्टूल के साथ क्या होगा, ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगा। जब भी आप स्टूल सैंपल लोगे, लेने के बाद उसका एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर अगर ब्लड देखने को मिल रहा है या म्यूकस देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलता है, डिसेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बैरियम स्वेलो। बैरियम स्वेलो में देखो इसका यूज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए किया जाता है। बैरियम स्लो करने के बाद पेशेंट में स्टूल कैसा कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है। ठीक है, अब बैरियम सोलो क्या होता है, जब भी आप किसी पर्सन के इंटेस्टाइन का डायग्नोसिस करोगे, लोअर इंटेस्टाइन का या अपर इंटेस्टाइन का, तो इंटेस्टाइन का जब डायग्नोसिस करोगे उस समय क्या करते हैं, उस पेशेंट को बैरियम सोलो करवाया जाता है, बैरियम सल्फेट खिलाया जाता है। बैरियम सल्फेट क्यों खिलाया जाता है, ताकि देखो यहाँ पे डायग्राम से बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया हो गया, इसोफेगस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक माउथ कैविटी होगी, यहाँ से खाना खाता है आदमी, इंसान खाना इसमें जाता है इसोफेगस में, तब स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होगी लार्ज इंटेस्टाइन। तो खाना आता है इसमें जाता है, इसमें जाने के बाद कहाँ जाता है, ऐसे जाते हुए यहाँ पे रेक्टम से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है खाना। तो इसमें क्या होता है, बेरियम सोलो में अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब कहीं पे भी यहाँ पे गांठ हो गई हो, यहाँ पे ट्यूमर हो गई हो इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो पूरा इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, माउथ ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर यहाँ पे आपके इसके एरिया में कहीं पे भी अबनॉर्मलिटीज या रुकावट पैदा दिख रही है तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट का क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस क्या करते हैं, उसको बैरियम एनिमा, जो बैरियम सोलो होता है वो खिलाया जाता है ओरल कैविटी के द्वारा, मुंह के द्वारा उसको बैरियम खिलाया जाता है और बैरियम सल्फेट पूरा तुम्हारे इंटेस्टाइन में फैल जाता है। अब बैरियम सल्फेट क्या काम करता है, देखो बैरियम सल्फेट क्या काम करता है, जो बैरियम सल्फेट होता है वो क्या करेगा, अंदर जाकर जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वहां की जो सेल और टिश्यू होंगे, सेल एंड टिश्यू, उनको क्या कर देगा, कॉन्ट्रास्ट कर देगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जब उसका एंडोस्कोपी करेंगे, जब उसको देखेंगे ना तो आपको इजीली दिखेगा वो कौन सी जो प्रॉब्लम है, अंदर जो प्रॉब्लम है, कोई अल्सर बन गए या छाले बन गए वहां पे पेट के अंदर, तो उनको इजीली रूप से देखने में हेल्प करवाता है कौन, बैरियम सल्फेट। अगर किसी का डायग्नोसिस हो क्या है तो उस पर्सन में जब वो स्टूल पास आउट करेगा ना वो इंसान, तो उसके अंदर व्हाइट कलर का स्टूल पास आउट होगा, क्या होगा, व्हाइट कलर का स्टूल पास आउट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैरियम स्वेलो करने के बाद कैसा स्टूल दिखाई देता है, व्हाइट कलर। ये सारे अबनॉर्मल स्टूल है, नॉर्मल स्टूल का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि वो इंट्रोडक्शन में चल रहा है अभी, नेक्स्ट आ गया तीसरा नंबर का ना, पहला अपन ने यूरिन पढ़ लिया, दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया, स्टूल पढ़ लिया, तीसरा क्या है, स्पुटम आ गया। अब स्पुटम में देखो ये इंट्रोडक्शन है स्पुटम का, सबसे पहला दूसरा। ठीक है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी एयरवे में कफिंग के द्वारा बाहर निकाला गया पदार्थ स्पुटम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है स्पुटम, जब आप रेस्पिरेटरी एयरवे, ये रेस्पिरेटरी एयरवे जहां से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जब इस सांस के द्वारा आप कफिंग करोगे, बार बार कफिंग करोगे, कफिंग करने के बाद जो बलगम प्राप्त होगा आपको, ठीक है, जो पदार्थ निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्पुटम बोलते हैं। नेक्स्ट है, यह मुख्य रूप से लंग्स में फैलने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्पुटम लिया जाता है। अब देखो स्पुटम क्यों लिया जाता है, कि जब लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर कोई भी बीमारियां फैल जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, स्पुटम सैंपल लिया जाता है। अब देखो लंग्स भी, आप देखो लंग्स क्या होता है,
ठीक है, ये भी अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लंग्स होते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट लंग्स हो गया, राइट लंग्स हो गया, और ये ऊपर का है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। जो इसके अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ये होते हैं दोनों लंग्स। ठीक है, लंग्स होते हैं। और ये होता है पूरा एयरवे। ठीक है, जो आपके नोज और ओरल कैविटी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे। तो जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो वो क्या होता है, कफिंग के द्वारा। अब देखो बलगम यहाँ पे मिल सकता है आपको, इस एरिया में कहीं पे भी पैदा हो सकता है बलगम। ठीक है, अगर आपकी इस लंग्स में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, कहीं पे भी, तो उस इन्फेक्शन को बताने का काम करेगा वो बलगम। उस बलगम में बैक्टीरिया वायरस आएंगे साथ में। जब आप बलगम बाहर निकालोगे कफिंग करके, तो उस बलगम के साथ क्या निकलेंगे, बैक्टीरिया है या वायरल है, कौन सा है। तो लंग्स की अबनॉर्मलिटीज को पता करने के लिए स्पुटम सैंपल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पुटम कलेक्ट का प्रोसीजर कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्रोसीजर ऑफ स्पुटम सैंपल। देखो, सबसे पहला लिखोगे ऐसे कर करके, पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे, तीसरा, ऐसे लिख लेना आप। सबसे पहले पेशेंट को पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाना चाहिए कि पहले प्रक्रिया बता दो उसको कि आपको ऐसे ऐसे कफिंग करनी है, इस प्रकार से कफिंग करके वो कफ को बाहर निकालना है। हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसको डिटेक्ट किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके, और आप इजीली रूप से आप उसका इलाज कर सकें, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें, एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट आता है, नर्स को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, हाथ धोने, नर्स को हैंड वॉशिंग करनी है। स्पुटम सैंपल मॉर्निंग के समय लेना है, वही अर्ली मॉर्निंग लेना है सैंपल। ब्रेकफास्ट एंड ब्रूस नहीं करना चाहिए, बट नॉर्मल क्लीन वाटर से। जब भी आप स्पुटम लो तो आपको ना ही ब्रूस करनी है, ना ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना नहीं है आपको, और नॉर्मल पानी से आप गार्गलिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, पेशेंट को चेयर या बेड के किनारे बैठा देना चाहिए, और अकेला बैठ नहीं सकता है तो उसको फॉलोअर पोजीशन देना चाहिए। पेशेंट है या तो उसको बिठा दो, ऐसे बैठ सकता है तो ठीक है, तो बैठने की एलिजिबल नहीं है, वो सपोर्टेड चाहिए, तो उसको फॉलोअर पोजीशन दे दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पेशेंट के डेंचर आर्टिफिशियल टीथ लगे हो तो उसको हटा देना चाहिए। बहुत सारे पैसे, कोई पैसे नहीं मिल जाएंगे जिसके आर्टिफिशियल दांत लगे हुए, जिसको बोलते हैं डेंचर। ठीक है, अगर डेंचर लगे हुए हैं ओरल कैविटी में, आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं, तो उनको हटा सकते हो, क्योंकि जो कफिंग करेगा, कफिंग करते समय क्या पता वो जो टीथ, आर्टिफिशियल टीथ है वो हट सकते हैं, इसलिए पहले उनको हटा दो, रिमूव कर दो, उसके बाद आप कफिंग ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट को 3 गहरी सांस लेने के लिए बोलना चाहिए और उसके बाद कफिंग करना चाहिए। पेशेंट को बोलो कि गहरी सांस लो, 3 गहरी सांस, देखो गहरी सांस लेने के बाद पेशेंट को बोलना चाहिए, उसके बाद कफिंग करें। ठीक है, गहरी सांस लिया, गहरी सांस लेने के बाद फिर कफिंग करनी है 3 बार। नेक्स्ट है, यदि पहले प्रयास में पर्याप्त नहीं आता है तो कफिंग के लिए बोलना चाहिए, तब तक 15 ml सैंपल कलेक्ट नहीं हो जाता। जब तक आपको 15 ml सैंपल ना मिल जाए तब तक उसको कफिंग करने के लिए बोलते रहोगे आप। एक बार किया आपने, नहीं हो पाया, कम आया कफिंग, तो उसको दोबारा बोलोगे कफिंग करने के लिए, तब तक 15 ml सैंपल ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सैंपल कलेक्ट करने से पहले कंटेनर को ठीक से बंद कर देना चाहिए, तुरंत बाद लेबोरेटरी में भेजना चाहिए। कंटेनर को बंद करो, बंद करके उसको तुरंत क्या कहाँ भेज दो, लेबोरेटरी के अंदर भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक कलर प्लेट्स स्पुटम एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये स्पुटम एग्जामिनेशन का डायग्नोस्टिक कलर प्लेट्स देखो कैसे कैसे होती है। सबसे पहला है ये, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, अब इसमें जो भी आप कलर देखेंगे स्पुटम के, अब इसमें आप देख सकते हो कौन किस किस प्रकार का स्पुटम आपको दिखेगा, तो वो क्या दर्शाता है। सबसे पहला आता है रस्टी कलर। ठीक है, रस्टी कलर देखो ये रहा, रस्टी कलर कैसा होता है, यह कलर निमोनिया वाले पेशेंट में दिखाई देता है। जब आप उसको डायग्नोस करने के लिए भेज दिया आपने, तो उसके बाद डायग्नोस्ट हो गया उसका, डायग्नोस्ट होने के बाद उस स्पुटम का एग्जामिनेशन करने के बाद कैसे कैसे कलर दिखाई देते हैं, वो इसमें सारे कलर बता रखे हैं आपको। तो आप कैसे लिखोगे, ये हेडिंग बनाओगे, डायग्नोस्टिक करने के बाद स्पुटम कलर का एग्जामिनेशन, तो उसके बाद ये पहला लिखोगे, फिर ये दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, चौथा लिखोगे, ऐसे सारे आप कंटिन्यू नोट्स में बनाते रहे। नॉर्मल कलर पूछे तो स्पुटम कैसा होता है नॉर्मल, सबसे पहले ये लिख देना आप, तो कलरलेस होता है और ओडारलेस होता है। नॉर्मल स्पुटम में ना ही बदबू आती है और ना ही उसका कोई कलर होता है। ठीक है,
अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो कलर में स्पुटम आएगा। अभी देखो रस्टी कलर में क्या होगा, किसमें आएगा, जब किसी को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया वो होता है जो लंग्स की पेरेन्काइमल सेल्स होती है, तो लंग्स की जो सेल्स, जिन सेल से मिलकर बना होता है लंग्स, तो उनकी सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या पैदा हो जाता है, निमोनिया पैदा हो जाता है। तो जब किसी को निमोनिया होगा तो निमोनिया कंडीशन में स्पुटम जब वो करेगा पास आउट, तो स्पुटम आपको रस्टी कलर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है येलो कलर का स्पुटम। कब आता है येलो कलर का स्पुटम, जब आएगा जब उसका पस फॉर्मेशन होता हो, जब लंग्स के अंदर अंदर बॉडी के अंदर पस भर गया हो। ठीक है, पस भरने की कंडीशन में जब वो कफ निकालेगा तो कफ कैसा आएगा, येलो कलर का आएगा। नेक्स्ट आता है ब्लैक कलर स्पुटम। ब्लैक कलर स्पुटम कब आएगा, जब आता है इस समय जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आप कहीं पे ऐसी जगह काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें ब्लैक कलर का आ सकता है। जहाँ पे डस्ट वाले पार्ट में जहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हो, कोयले की जो कंपनियां होती है, खनन होता है, वहां काम कर रहे हो, तो आपको कैसा मिल सकता है, ब्लैक कलर का स्पुटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है ब्राउन कलर का स्पुटम। ठीक है, ब्राउन कलर का स्पुटम क्या कहता है, जब लंग्स के सेल एंड टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, जो लंग्स अभी मैंने पीछे बताया तुम्हें, जैसे कि लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, इस लंग्स से सारा लंग्स जो बना हुआ है सेल और टिश्यू से मिलकर बना होता है। अगर इसकी सेल और टिश्यू कहीं से भी, लंग्स कहीं से भी डेड हो जाता है, माना कि यहाँ की सेल और टिश्यू डैमेज होगी, यहाँ की डैमेज होगी, यहाँ की नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब हो गया वहाँ की सेल और टिश्यू बिल्कुल डेड हो, जिनको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो ऐसी कंडीशन में कैसा कलर देखने को मिलेगा, आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेशल क्लिनिकल टर्म। ठीक है, इनको याद कर लेना क्या होता है, टर्म है जो आपको रेगुलर लिखना है। ये जैसे सारे पॉइंट लिखोगे वैसे इन दोनों पॉइंटों को भी नीचे लिखना है। देखो पहला कौन सा है, हीमोपेटिसिस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, हीमोपेटिसिस क्या होता है, हेलिटोसिस क्या होता है। ठीक है, हेलिटोसिस भी बहुत बार पूछा गया है, फंडामेंटल छोटा क्वेश्चन। देखो इसमें हेलिटोसिस तो क्या होता है, माउथ के द्वारा लगातार क्या आना, दुर्गंध आना, ओडार आना। यदि यदि ओडार, मुंह से बदबू आ रही है, ओडार आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस बोलते हैं। मुंह के द्वारा जो बदबू आएगी उसको क्या बोलेंगे, हेलिटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हीमोपेटिसिस। हीमोपेटिसिस का मतलब होता है, हो गया स्पुटम के साथ अगर ब्लड आता है, जब आप स्पुटम कर रहे हो, स्पुटम बाहर छोड़ रहे हो, तो स्पुटम के साथ अगर ब्लड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोपेटिसिस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है वोमिट सैंपल। ये आ गया आपका 4th नंबर का ना। देखो नेक्स्ट आता है वोमिट सैंपल। वोमिट सैंपल क्या होता है, अपन का स्टूल सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, स्पुटम हो गया, अब आ गया वोमिट सैंपल। ठीक है, वोमिट सैंपल देखो क्या होता है, स्टोमक के अंदर के पदार्थ को फोर्सफुली बाहर निकालने की प्रोसेस के द्वारा प्राप्त हुआ सैंपल वोमिट सैंपल कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये बना रखा है इसमें, ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, तो यहाँ पे ईसोफेगस को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं पेशेंट का नोज, उस पेशेंट का माउथ। ठीक है, ऐसे वो होता है। और ये माउथ है जिसके द्वारा खाना खाते हो आप, ये नोज है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन लेते हो आप। तो यहाँ से खाना खाओगे, खाना किस में जाएगा, इस स्टोमक में जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, वोमिट सैंपल कैसे लेते हैं, जो स्टोमक में जो कंटेंट पड़ा हुआ है उस कंटेंट को फोर्सफुली बाहर की तरफ निकालना। ये बाहर की तरफ निकाल दिया, फोर्सफुली बाहर की तरफ निकालना क्या कहलाता है, वोमिट सैंपल कहलाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं पर्पज। ये आपको इंट्रो में लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद लिखना है आपको पर्पज, उसके बाद लिखना है आपको पर्पज। पर्पज में देखो पेशेंट के स्टोमक में प्रेजेंट एसिड लेवल को चेक करने के लिए, पेशेंट का जो पेट में कितना एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, एसिडिक नेचर ज्यादा तो नहीं हो, क्योंकि बहुत सारों में एसिडी ज्यादा होती है, एसिडिक लेवल ज्यादा होता है। तो एसिड के लेवल को चेक करने के लिए इस कंटेंट को बाहर निकालते हैं वोमिट्स के द्वारा और देखते हैं कि एसिड का लेवल कितना है। नेक्स्ट है, अगर किसी पेशेंट में पॉइजन लिया हो, किसी ने पॉइजन खा गया हो, कोई जहर खा गया हो इंसान, तो जहर को निकालने के लिए भी वोमिट सैंपल लेते हैं, कितना जहर उसने कलेक्ट किया है बॉडी में। नेक्स्ट है पेशेंट को राइट ड्रग्स मेडिसिन ट्रीटमेंट देने के लिए, किसी पेशेंट को अगर आपको राइट ड्रग्स देनी है, राइट ड्रग्स का मतलब बिल्कुल सही ड्रग्स देनी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है,
तो उस समय भी आपको ये वोमिट सैंपल काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन को जानने के लिए किसी के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब यहाँ पे पेट के अंदर छाले पड़ गए, पेप्टिक अल्सर में भी यहाँ पे छाले पड़ गए, यहाँ ड्यूडेनियम वाला पार्ट है, ये ड्यूडेनियम वाला पार्ट होता है, ये इसोफेगस वाला पार्ट होता है, ये स्टोमक वाला पार्ट होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों जगह पे क्या हो सकता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उनकी कंडीशन को पहचानने के लिए वोमिट सैंपल लिया जाता है। वोमिट में ब्लड भी आ सकता है, ब्लड के कंटेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वो देख के आप पता लगा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हीमेटेमेसिस, याद कर लेना इसको। हीमेटेमेसिस क्या कहलाता है, जब वोमिटिंग के साथ ब्लड आता है, क्या आता है, जब वोमिटिंग करता है इंसान तो वोमिटिंग के साथ जब ब्लड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमेटेमेसिस बोलते हैं। और हीमेपेटिस को बोलते हैं, हीमोपेटिसिस बोलते हैं जब ब्लड के साथ स्पुटम आ रहा हो या स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा हो तो उसको बोलते हैं हीमोपेटिसिस। और हीमेटेमेसिस किसको बोलते हैं, वोमिटिंग के साथ ब्लड आना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, थैंक यू, ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट और फंडामेंटल की सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सभी बच्चे कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएं, ठीक है, क्योंकि हम सारा इसके बाद हम जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको। तो कंटिन्यू हम हमारे चैनल से क्या हो रहो, जुड़े रहो, इसको काट देना यार थोड़ा।